स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल अपन ने व्यक्तित्व का टॉपिक प्रारंभ किया था। उसमें व्यक्तित्व का पर्सोना से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ तो होता है मुखट्टा। उसका फिर अल्पोर्ट ने एक परिभाषा दी, उस पर अपने चर्चा की थी। अल्पोर्ट ने ये कहा था कि व्यक्तित्व के मनोदैहिक गुणों का वे कृत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारित करता है। कल अपने यहाँ तक पढ़ा था। फिर उसके आगे हमने इसी क्रम में मनोविश्लेषणवाद पढ़ा था, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो जो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है उसको सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं, आप सभी को ज्ञात है, आपको सभी को पता है। चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन, कॉन्शस, अनकॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड, ये अपन ने पढ़ा था। चेतन मन जो अपनी अच्छी अच्छी यादें हैं जिसको अपन सजो कर रखते हैं, ये सुख की जो भी अपनी घटना है उसको अपन याद करते हैं या सजो कर रखते हैं, जिन्हें याद करके उसे गर्व की अनुभूति होती है। ठीक है। फिर अचेतन मन का जो इस भाग में अपने जो दुख अनुभव होता है, जिससे अपन को दुख हुआ है, वो जिसे अपन याद नहीं करते और जिसे अपन याद करके अपन को कष्ट की अनुभूति होती है, उसे अपन अचेतन मन कहेंगे। ठीक है, यह भी पढ़ा था। फिर अर्धचेतन मन में दुख और सुख दोनों होता है। ये मन का वह भाग होता है जिसमें तो सुखद या न तो सुखद होता है न दुखद। चेतन मन को अपन ने जो अपना बेडरूम का था, जिसमें अच्छी अच्छी यादें, और अचेतन मन में एक स्टोर रूम होता है जिसे कचरा होता है, उसे अपन याद नहीं कर सकते, एक साइड ही रहता है। ठीक है। फिर अर्धचेतन मन जो दुख और सुख का अनुभूति करवाता है, जिसमें ना तो सुख होता है ना दुख अनुभव होता है, इसमें थोड़ा प्रयास करने पर चेतन मन में आ जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि सिगमंड फ्राइड ने ये माना था कि जो भी अपना व्यक्तित्व होता है, जिसके कोई भी कार्य अचेतन मन से प्रारंभ होता है। जो भी अपन सोचते हैं वो अचेतन मन में सोचते हैं या कार्य के बारे में सोचते हैं, और तो व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है, और कोई भी कार्य सोचा तो अपने अचेतन मन में, लेकिन जो भी कार्य कर रहा है वो चेतन मन में होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो चेतन मन में हूँ। ठीक है। तो व्यक्ति का जीवन में जो मिलने वाली असफलता होती है ना, वो अर्धचेतन मन से प्राप्त होती है। ठीक है। तो किससे होती है? अर्धचेतन मन से असफलता प्राप्त होती है। ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने मन के भी 3 भाग जो अपने कल विश्लेषणात्मक अध्ययन में किया था। तो इसमें क्या था? चेतन मन, जैसे कि थोड़ा मैं वापस से एक बार आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इनके भाग और प्रकार एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छी तरह रहेगा। तो चेतन मन जैसे मस्तिष्क जागृत अवस्था होती है, मतलब हमेशा जागृत अवस्था होती है चेतन मन। और मन का ये भाग होता है जो अपना ध्यान विषय के वस्तु पर केंद्रित करता है, किसी को ध्यान केंद्रित करता है। जैसे क्लास में बैठा हूँ तो अपन श्यामपट्ट पर कैसे देखते हैं, तो ध्यान एकत्रित करता है, उसे अपन चेतन मन सामान्य रूप से कहते हैं। तो व्यक्ति के समय चेतन मन में होता है, तो व्यक्तित्व का कार्य करते समय किस में होता है? चेतन मन में। तो सिगमंड फ्राइड था ना, तो उसने चेतन मन का कुल भाग 1/10 व 12.5% भाग बताया। चेतन मन कितना है अपने? 1/10 व 12.5% भाग बताया गया है। अचेतन मन, अभी अचेतन मन क्या होता? इसमें अपन क्या अपनी दमित इच्छाओं या आवश्यकता एवं सपने का भंडार गृह है। इसमें अचेतन मन में अपन सोचते विचार कर सपने देखते। ठीक है। मन का वह भाग होता है जो अचेतन मन का वह भाग होता है जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न करे और बाह्य जगत में विचरण करता है वो, और ये विचरण करता है। और सोचना समझना, जैसे तर्क करना या कोई विचार करना, निर्णय, अचेतन मन के तत्व कहलाता है। कोई भी अपन किसी बारे में सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, फिर तर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई विचार कर रहा है, फिर अपन डिसीजन लेते हैं, निर्णय कर रहे हैं, वे अचेतन मन में कहलाएगी। तो सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि अचेतन मन कुल भाग 9/10 व 87.5% बताया गया। चेतन मन कितना था? 1/10 व 12.5% था। परंतु अचेतन मन कितना बता रहा है? 9/10 और 87.5% बताया अचेतन मन। तो व्यक्ति की कुल बुद्धि का संबंध अचेतन मन से होता है। किससे? व्यक्ति की बुद्धि का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से होता है। तो अर्धचेतन क्या था? जो पूर्व में अधिगम की गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना,
अचेतन मन कहलाता है। कल मैंने बताया था, कल की क्लास में अपन बात कर चुके हैं, कोई भी व्यक्ति है कई सालों के बाद अपन को मिल रहा है, अचानक ऐसे लग रहा है कि इसको मैंने कहीं देखा, और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर दबाव डालने पर अचेतन मन से तुरंत वो चेतन मन में याद आ जाता है कि हम यहाँ मिले थे। तो सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्तित्व का निर्माण करने वो चेतन मन में 3 रूप या प्रकार बताया, वो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला अपन ने बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, इड, ईगो, 3 भाग क्या बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इड क्या होता है, इसमें क्या है, इड का कैसे है बताया है कि इसका संबंध अचेतन मन से होता है। किससे होता है, अचेतन मन से होता है। इड का संबंध अचेतन मन से होता है। तो व्यक्ति का प्रत्येक कार्य जो इसी भाग में प्रारंभ होता है, कोई भी कार्य अचेतन इड में ही प्रारंभ होता है, और ये व्यक्ति की अच्छे कार्यों से बुरे कार्य की ओर जाता है। मतलब कोई भी अपने सामने दो नकारात्मक सकारात्मक, तो ज़्यादातर इड हमेशा नकारात्मक की तरफ जाएगा, और ये व्यक्ति के अच्छे कार्यों से बुरे कार्य के की ओर अपन को ले जाता है। ठीक है, तो इसमें काम वासना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काम वासना पाई जाती है। इसे मन का राजा कहा जाता है। मन का राजा जो चाहे वही करता है, और इसे योग विलासी भी कह सकते हैं या निरकुशवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। ईड में क्या पाई जाती है, ईड यानी ईदम, ईदम में क्या पाई जाती है, पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर दूसरा भाग आता है ईगो, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे अहम, ईगो इंग्लिश में कहेंगे ईगो, और अहम, अहम जैसे नहीं कहते, अहम है इसमें। तो किस तरह से वो, इसका संबंध चेतन मन में, चेतन मन से होता है, और ये ईड व सुपर ईगो दोनों का संतुलन बनाए रखता है। यानी अपना मन का वह भाग कौन सा है जो ईड और सुपर ईगो का संतुलन बनाए रखता है या स्थापित करता है, ये कौन सा है, तो ईगो में होता है, एकदम अहम में, अहम में, सॉरी अहम में। ठीक है, तो संतुलन स्थापित करता है, और ये कार्य की वास्तविक का परिचालक होता है। वास्तविक दर्पण दिखा लेता, कोई भी गलत किया आपने ईड में, वैसे ये वास्तविक रूप दिखा देगा। अगर मैं यह गलत कर रहा हूँ तो ये मैं गलत हूँ, ये कराता है। तो ये मन का वकील भी कह सकते हैं इसको। फिर ये समायोजन कर लेता है, इसे समायोजन की दशा भी कहते हैं। ठीक है, फिर चेतन मन, फिर सुपर ईगो जो चेतन मन और अचेतन पर आधारित है। सुपर ईगो परम अहम जो चेतन मन और अचेतन मन पर काम करता है। ये आध्यात्मिक गुणों की अधिकता होती है इसमें। आदर्शों एवं आदर्शों सिगमंड फ्राइड का परिचालक कहते हैं। ठीक है, और आध्यात्मिक गुणों की अधिकता के कारण व्यक्ति में कुसमायोजन रहता है, इसे कुसमायोजन की दशा कहते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ये महत्वपूर्ण तथ्य जो बताया, जो इसे बालक बालिकाओं ने स्वेच्छ मोह आत्म प्रेम की प्रक्रिया या भावना को सिगमंड फ्राइड ने नर्सिसिज्म नाम दिया है, जैसे किसी किशोर बालक द्वारा स्वे को बार बार देखना, इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो सुपर ईगो में अपने पर समझा ही है, व्यक्ति का उसके मूल्य भी संस्कृति का आधार कराता है, और ईगो वास्तविक दर्पण दिखा लेता है। फिर ये सांस्कृतिक गुण, फिर से उठने वाली इच्छाओं का नियंत्रण, ईगो सुपर ईगो आपने पढ़ाई है, जिसे व्यक्ति ईड का प्रभुत्व कह सकता है। ईगो सुपर ईगो कमजोर है वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का अपन को पता है ईगो और सुपर ईगो कमजोर है, तो गलत रास्ते पर जा सकता है या अपराध प्रवृत्ति का बन सकता है वो बालक। किसी भी व्यक्ति में ईड स्वाभाविक होता है, लेकिन ईगो और सुपर ईगो का विकास सामाजिक अधिगम से होता है। ईड तो सभी में स्वाभाविक होता ही है, लेकिन सामाजिक और ईगो सुपर ईगो सामाजिक अधिगम होता है, जिसे वास्तविक दर्पण दिखा लेता है। ठीक है, जैसे अपने बात की, तो अभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो व्यक्तित्व के कारक पढ़ने जा रहे हैं अपन। अगर एक शिक्षक को अपने छात्र को व्यक्तित्व को समझना है, तब उसे संपूर्ण समझना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अपन को समझना है, तो पहले उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण का अर्थ है कि जैसे व्यक्तित्व को जैविक, मानसिक और सामाजिक रूप में समझना। तो जैविक क्या होता है, जैसे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होगा, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, मानसिक या सामाजिक। तो जैविक में क्या होता है, जो अनुवांशिकता और गुणसूत्रों में दोष
बालकों के शरीर की रचना पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। जैविक गुण यानी आनुवंशिकता का पड़ता है। अगर आनुवंशिकता के कारण शरीर में कोई भी अपन को दोष होता है तब वह बालक को व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। किस पर डालता है? व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। तो मानव शरीर में आप सभी को पता ही है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो जोड़ी में होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी कारण 2 के स्थान पर 3 गुण सूत्र हो जाए तब वह बालक मानसिक मंद पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? मानसिक मंद पैदा होता है, जिसे अपन मोगोलिज्म कहते हैं। कौन सा? मोगोलिज्म कहते हैं। इसे डाउन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। डाउन सिंड्रोम आपने देखा ही होगा, नाम दिया गया है। अतः जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो नलिका वाहिनी पाई जाती है, जो मानव शरीर में 2 ग्रंथियां पाई जाती है, आपको पता ही है, जिसे जैसे किसी के हार्मोन्स की कमी या पदार्थ ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं उन पदार्थों को हम हार्मोन्स कहते हैं। जो सिद्धांत मानव से रक्त में जाते हैं वही हार्मोन्स है। व्यक्ति का कद बड़ा या छोटा होना या आवाज़ का पतला मोटा होना, शरीर पर बालों का होना आदि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक को इस बात का ज्ञात है कि इन विशेषताओं का संचालन हार्मोन्स करता है तब वह अपने छात्र के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ सकता है। ठीक है। तो मनोदैहिक सामाजिक कार्य क्या है? मनोवैज्ञानिक जो मानसिक कारक है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहला अपने पढ़ लिया है जैविक कारक, दूसरा आता है जो मनोवैज्ञानिक भी है, मानसिक कारक है। दूसरा इसमें क्या होता है? निराशा कुंठा। जब अपन कोई भी कार्य करते हैं या किसी लक्ष्य को पाने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, लेकिन बीच में बाधाएं आ जाती है तो उस लक्ष्य तक अपन ना जाने बाधा आ गई तो तब वे निराशा पैदा हो, ना जाने दे तब वे निराशा हो गए। किसी को अपन पा रहे हैं, कोई चीज़ पा रहे, बड़े लक्ष्य बना रखा है, लेकिन किसी बाधा की वजह से वो अपन को नहीं मिल पाया या कामयाबी नहीं मिली है तो अपन में क्या आएगी? निराशा या कुंठा आ जाएगी। तो निराशा कुंठा। और द्वंद क्या होता है? द्वंद में वो होते हैं, जैसे कंफ्यूज भी कह सकते हैं। जैसे इसमें जब व्यक्ति के सामने प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाए, उसे उनमें से एक का चुनाव करना पड़े, उसे अपन द्वंद कहते हैं। ये द्वंद 3 प्रकार का होता है। जैसे द्वंद कैसा है? जैसे मेरे सामने 2 आ गई, दोनों पॉजिटिव है, फिर वो आ गए उसमें से, जैसे कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ और आप कर रहे हो, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी भी आ गई, तो मेरे को दोनों जॉब अच्छी लग रही है, तो लेकिन दोनों भी लेनी है और दोनों अच्छी है, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में द्वंद आ गई, मतलब दोनों में से एक डिसाइड करनी पड़े तो द्वंद पैदा होगी। ठीक है। तो इसके अलग अलग 3 प्रकार है। पहला है उपागम के नाम से जाना जाता है। उपागम द्वंद, जिसमें ऋणात्मक होता है। जैसे उपागम जैसे कि ऋणात्मक, ऐसे धनात्मक भी होता है, जिसमें अपन अभी उपागम को अपन ने धनात्मक का है तो धनात्मक। जब जैसे किसी भी व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य आ जाते हैं जो उनमें से दोनों और आकर्षित करते हैं, पर लेकिन शर्त यह है कि दोनों में से एक ही मिलेगा, इस द्वंद को उपागम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण, रीट और पटवारी साथ में नौकरी लगना, दोनों का जॉइनिंग लेटर एक है, साथ आना और अपन को डिसाइड करना किस में जाना है, और तो अपन को वो अपनी क्या कह रहे हैं? उपागम। फिर आती है जैसे कि उपागम एक मैं आपको बताऊं, जैसे कि छोटा बच्चा, उसको अपन किराने की दुकान पे ले जाते हैं, मिठाई की दुकान पे ले के जाते हैं, तो उसको अपन पूछते क्या चाहिए, तो वो हर चीज़, जैसे गुलाब जामुन हो गया, मिठाई होगी, जैसे जलेबी, अलग अलग, जैसे ये भी चाहिए। जैसे अपन बोलते नहीं बेटा इनमें से आपको एक ही चाहिए, लेनी पड़ेगी, तो उस टाइम वो क्या कर रहा है? एक ही लेनी है। उनको दोनों अच्छी लग रही है लेकिन एक ही चॉइस करता है, एक ही अपन दिलाते हैं, तो अपना उपागम द्वंद कहलाएगा। फिर आता है उपागम परिहार द्वंद। इसमें क्या आएंगे? इसमें क्या था? उपागम परिहार, जब व्यक्ति के सामने ऐसा लक्ष्य आ जाए जो जितना आकर्षक करता है उतना ही भयभीत भी करता है। आकर्षित के कारण उस लक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाता है।
भय डर के कारण मना कर दिया जाता है। जैसे उपागम, एक तरफ खाई है, एक तरफ आ गए, ऐसे भी अपन इसको समझ सकते हैं। एक में अपन को बेनिफिट है, एक में अपन को लॉस है, लेकिन लॉस भी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसा लक्ष्य है अपन को, जैसे एक आर्मी होगी, एक शिक्षक हो गया और एक पटवारी हो गया, लेकिन इनमें से भी बेस्ट चॉइस करना है, बेस्ट से बेस्ट, विशेष से विशेष जो अपन को अच्छा लगता है। तो आप किस में जाना चाहेंगे? शिक्षक में जाना चाहेंगे ना, पटवारी में नहीं जाएंगे। शिक्षक में छुट्टियां मिलती है, आप बेनिफिट देखेंगे, उसमें अपन आकलन करने लग जाएंगे कि किसमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो वो क्या है, उपागम परिहार, शिक्षक की नौकरी अच्छी है या पटवारी की है, दोनों में से नहीं एक को छोड़ना है। लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि उसमें ये करना है, फिर डर लगते ही उस नौकरी को अपन छोड़ लेते हैं और एक को पकड़ ज्वाइन कर देते हैं। फिर आता परिहार द्वंद, परिहार परिहार दोनों ऋणात्मक हो, लेकिन मजबूरी में अपन को उस काम को करना है। जैसे अपने सामने दो ऐसे लक्ष्य आ जाते हैं, दोनों के समान रूप से अच्छे ना लगते हो, लेकिन एक लेना आवश्यक है, तब परिहार परिहार द्वंद कहलाता है। जैसे कि आप चाहे किसी तैयारी कर रहे हो, RS IPS बन गए हो, या नीट की तैयारी भी कर रहे हो, शिक्षक की कर रहे हो, आपकी पोस्टिंग आ गई, एक आ गई आपकी, आ गई डूंगरपुर आ गई, एक आपकी बांसवाड़ा आ गई, होम डिस्ट्रिक्ट में आई नहीं, लेकिन उन दोनों में से आपको लेनी है, तो मजबूरी में एक तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो आप परिहार परिहार कहलाएंगे, वो ऋणात्मक ऋणात्मक द्वंद कह सकते हैं। तो धन्यवाद बंधुओं, लाइक शेयर जरूर करें। और कल अपन तनाव पढ़ेंगे, स्ट्रेस कहते हैं उसे, इसका आगे पार्ट स्ट्रेस तनाव पढ़ेंगे।